हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं फ्रेंड्स? तो मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए यूजीसी नेट का जो कोई जियोग्राफी का लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले टॉपिक वाइज आपको करवाए हैं यूजीसी नेट का। अगर आपने नहीं देखा है, जैसे ओशनोग्राफी हुआ, आपका जियोमॉर्फोलॉजी हुआ, सभी का मैंने करवाया है। तो आपने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। और मैं यूजीसी नेट पेपर 1 का प्रिपरेशन कराती हूँ गाइज। अगर आपका कॉमर्स है, साइंस है, कोई भी पेपर है एनी, तो आप जो है फर्स्ट पेपर सबके लिए कंपलसरी होता है। आप देख सकते हैं एक बार प्लेलिस्ट पर जाके, जिसमें आपको यूजीसी नेट पेपर 1 बोल के होगा। ये जो है स्पेशली यूजीसी नेट ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो प्रीवियस ईयर है, बट इसमें जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। और ये हर ईयर वाइज मैं करवा रही हूँ, एक साथ आपको सभी का है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अभी एग्ज़ाम के टाइम में जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर करिएगा तो उतना अच्छा होगा, क्योंकि जानते हैं कि यूजीसी जो क्वेश्चंस करती है वो कुछ अलग टाइप ही होता है। प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवाए हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट में उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी इसके साथ साथ करवाऊंगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसको आप लास्ट तक देखिए, तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये अच्छा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्दी कर दीजिए, ताकि और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। आप जानते हैं शेयरिंग इज केयरिंग होता है, तो फ्रेंड कम ऑन शेयर इट। तो कम ऑन, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये जियोग्राफी का जो पेपर पहले 1 और 2, 2 और 1 होता था पेपर। तो देखिए, ये सॉल्व पेपर दिसंबर का है 2012 का, जिसमें 50 क्वेश्चन होता था फ्रेंड। तो वो 50 क्वेश्चंस जो है 2012 में आए हुए हैं, तो वो मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट 2020 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। भूस्खलन से संबंधित है। तो देखिए, भूस्खलन से संबंधित है क्या? बेस्टिक सेल खंडों की ढलवा गति जो सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती। आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य संचरण या गति, या जल संतृप्त शैल मलबे की धीमे से बहुत तेज गति, या जल से संतृप्त शैल मलबे के धीमे प्रवाही ढलवा पुंज। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य संचलन या गति, यानी जो भूस्खलन जो है किससे संबंधित है? आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य संचरण या गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चंस थोड़ा समझना टफ होता है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े हार्ड होते हैं। बाकी देखिए समझ जाइएगा तो कोई आसान है। निम्नलिखित में से मरुस्थल तथा देश या महाद्वीप का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है ना, ये नहीं पे भी गौर किया करिए, ठीक है। तो अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, गोबी मरुस्थल केंद्रीय एशिया, सोनोरन मरुस्थल पश्चिमी एशिया, या ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सी हो जाएगा, यानी सोनोरन मरुस्थल जो है पश्चिमी एशिया, ये युग्म सही नहीं है। बाकी देखिए, अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में ही है, गोबी मरुस्थल केंद्रीय एशिया में है, और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, अंतः समुद्री कैनियन के उद्भव के पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादक में निम्नलिखित में से एक थे। तो देखिए, इसमें से क्या होगा? एक कौन थे? डेली थे, डाना थे, सैलिस थे, ग्रेगरी थे। तो डेली महोदय थे। अंतः समुद्री कैनियन के उद्भव के पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में डेली महोदय थे। पेन प्लेन शब्द किसका संकेत करता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप जो है माइंड में सेट ही कर लो। पेन प्लेन शब्द किसका संकेत करता है, आपको बोल रहा है। तो देखिए, पहला है नदीय चक्र के वृद्धावस्था में निर्मित समतल पृष्ठ, पवन अपर्दन द्वारा निर्मित समतल पृष्ठ, समुद्री क्रिया द्वारा निर्मित समतल मैदान, या बाढ़कृत मैदानों से जुड़ने से निर्मित मैदान। तो फ्रेंड्स, इसका डी हो जाएगा। जो पेनी प्लेन है वो बाढ़कृत मैदान
परमाणु के जुड़ने से जो निर्मित मैदान होता है, जो बांडकृत मैदान बहुत सारे जुड़ने से जो नया मैदान का निर्माण हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? पेन प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? पेन प्लेन। अब अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? शनि घर्षण, अपघर्षण, संरक्षण या अधःखनन? तो इसका देखिए सी हो जाएगा, संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारण। सौर स्पेक्ट्रम को उसके तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित करे। तो इसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करने बोला। परावैगनी, सूक्ष्म तरंगे, एक्सरे और टेलीविजन तरंगे। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी एक्सरे होगा, एक्सरे के बाद परावैगनी किरणें, देन सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद होगा टेलीविजन तरंगे। एक्सरे, परावैगनी किरणें, सूक्ष्म तरंगे और टेलीविजन तरंगे। वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा। वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा कौन सा है? तो वायुमंडल को गर्म नहीं करता। ठीक है, वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा वायुमंडल को गर्म नहीं करता। यहाँ बुलाने वाली ऊर्जा उसका भिन्न तरंग दैर्ध्य होता है, तो दिलदार, तो ये होगा फ्रेंड्स। ध्रुवीय जेट धारा, जिसको पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए सत्य नहीं है, यहाँ बोल रहा है। पहला है, ग्रीष्म काल में यह उत्तर की ओर गतिमान होती है। यह सतही तूफान के परिसंचरण को ऊर्जा देती है। इसकी अवस्थित ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप होती है और इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा डी, इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है। ये सही नहीं है। ध्रुवीय जेट धारा यानी पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में, जैसे देखिए क्या है, ग्रीष्म काल में यह उत्तर की ओर गतिमान होती है, तो ये बिल्कुल सही है। जो ध्रुवीय जेट धारा है वो ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर, देखिए आप जानते हैं कि ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यह सतही तूफान के परिसंचरण को ऊर्जा प्रदान करती है। और इसकी अवस्थिति जो है वो ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप होती है। जो ध्रुवीय वाताग्र जिधर से घूमेगा उसी के अनुरूप ये चलती है। तो ये तीनों सही है, लेकिन डी जो है वो सही नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दो और प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक, जो लोग यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ज्योग्राफी पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है? 4%, 10%, 30%, 50%? तो फ्रेंड ए हो जाएगा 4%। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत जो होता है वो 4% होता है। नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात में ऊर्ध्वाकार वायु प्रवाह निम्नलिखित में फलीभूत होता है। किसमें? ऊपरी दिक् परिवर्तन, ऊपरी रूपांतरण, ऊपरी तथा सतही दोनों दिक् परिवर्तन, या सतह पर रूपांतरण और ऊपरी दिक् परिवर्तन? तो 10th का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपने सोच लिया, बिल्कुल सही सोचा, ऊपरी रूपांतरण। प्रति चक्रवात में ऊर्ध्वाकार वायु प्रवाह जो है ऊपरी रूपांतरण के द्वारा होता है। समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है, तो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है या कैल्शियम नाइट्रेट है? तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड है, यानी सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या होगा? सी। समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण जो है सोडियम क्लोराइड है। जल चक्र में वाष्पीकरण में एकदम पहले क्या आता है? जल चक्र में जब वाष्पीकरण में मेघ आता है, अपक्षेपण आता है, ताप आता है या संघनन आता है? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ताप आता है। जल चक्र में जब वाष्पीकरण में एकदम पहले ताप आता है। नेक्स्ट है देखिए, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 1 में निम्नलिखित में से कौन आता है? तो खाद्य श्रृंखला में कौन आता है फ्रेंड्स? बैक्टीरिया, मांसाहारी, मुख्य उपभोक्ता या पादप? तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा? पादप ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? अंटार्कटिका, सवाना, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उष्णकटिबंधीय वर्षावन? तो देखिए इसमें जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन
बोला है कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय नीश किसका संकेत करता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकीय नीश जो है वो पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका को संकेत करती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यह अवधारणा प्रतिपादित की कि वर्तमान भूत की कुंजी है, बफन, लेल, हटन, प्लेफेयर। तो इसका हटन हो जाएगा फ्रेंड्स। वर्तमान भूत की कुंजी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, देखिएगा। मैं करवाई हूँ इसके पहले, मैंने जो है अलग अलग करवाया है टॉपिक वाइज, तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। रिटर के अनुसार इस उपागम को कि कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती, क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय, क्षेत्रीय, उद्देश्यवादी, स्थानिक। तो इसको बोलते हैं उद्देश्यवादी। यानी रिटर के अनुसार बोल रहा है उद्देश्यवादी उपागम को ही बोला कुछ भौगोलिक तथ्यों का वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जाती, ठीक है, ये उद्देश्यवादी में होता है। नेक्स्ट है, हार्टशून के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किनकी अग्रगामी कथन से भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की है। तो फ्रेंड्स, ब्लाश, स्लूटर, रैडजेल या रिस्टोफैन। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो रिस्टोफैन हो जाएगा। यानी हार्टशून के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर रिस्टोफैन के अग्रगामी कथन से भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की है। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया था, तो जलवायु की भूमिका पर किसने जोर दिया था फ्रेंड्स, हंटिंगटन ने जोर दिया था। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर हंटिंगटन ने जोर दिया था। यह विचार कि ऐसा हिम युग था जिस दौरान अधिकांश उत्तरी यूरोप हिम या बर्फ की चादर से आच्छादित था, की वैधता स्थापित करने का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है फ्रेंड्स, आगासीज को, रामसे, ज्यूक्स या पेंग। तो इसका हो जाएगा आगासीज को। अभिकथन, महानगरों में वयस्क पुरुषों की संख्या का अधिक वर्चस्व रहता है, कारण प्रवास, आयु तथा लिंग का चयनात्मक है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है, इसीलिए इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल जनसंख्या में बुजुर्गों यानी 60 प्लस का प्रतिशत निम्नलिखित के बीच पड़ता है। तो देखिए बोला है किसके बीच पड़ता है फ्रेंड्स, 5 से 10। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवास धारा भारत में अधिकतम प्रवास का अनुभव करती है, तो फ्रेंड्स कौन सी है ये, तो देखिए ग्रामीण से, ग्रामीण बोला है, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय, ठीक है। तो ग्रामीण से बोल रहा है, ग्रामीण जो है अधिकतम प्रवास अनुभव करती है ये बोल रहा है, लेकिन देखिए ये जो है ना यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ए होगा, ग्रामीण से ग्रामीण बोल रहा है। 21वीं शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित नगरीय विश्व या सार्वभौमिक शहर को निम्नलिखित में कौन सा व्यक्त करता है, सन्नगर, नगर क्षेत्र, विश्व नगरी जिसको मेगालोपोलिस कहते हैं, या वायश नगरी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका देखिए हो जाएगा वायश नगरी या एव्यूमेनोपोलिस हो जाएगा, ठीक है। यानी 21वीं शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित नगरीय विश्व या सार्वभौमिक शहर को कौन व्यक्त करेगा, वाष्य नगरी, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में कौन सा अधिवास का यादृच्छिक वितरण इंगित करता है, तो देखिए इसमें हो जाएगा 1.00 जो है ये अधिवास का यादृच्छिक वितरण इंगित करता है। नेक्स्ट है, संसाधन की तनन क्षमता क्या संकेत करती है, तो संसाधन की जो तनन क्षमता है फ्रेंड्स ये अधिक उत्पादन की क्षमता को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है, वॉन थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के लिए निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है, तो देखिए इसमें बाजार, बागवानी एवं ताज़ा दूध, ईंधन एवं काष्ठ, गहन फसल खेती, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स
संसाधन सृजन किसका परिणाम है? तो संसाधन सृजन जो है प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया का सृजन है। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है। तो अंतिम अवस्था क्या है? परिवहन है, भंडारण है, ठीक है, परिवहन, भंडारण या अवशिष्ट सामग्री का निपटान या रूपांतरण। तो इसका देखिए हो जाएगा सी, अवशिष्ट सामग्री का निपटान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अनुक्रमिक विस्तारण परिवहन नेटवर्क मॉडल विकसित किया? तो किसने किया था? टाफे, मॉरिस और गुल ने किया था परिवहन मॉडल। इतिहास की भौगोलिक दूरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? तो मैकिंडन ने रखा था इतिहास की भौगोलिक दूरी की अवधारणा का। नेक्स्ट है चिली अपनी आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है? तो चिली जो है खंडित, खंडित लंबाकार, लंबाकार या सहंत लंबाकार, तो खंडित लंबाकार हो जाएगा। नेक्स्ट वर्षा में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? शिशु मृत्यु दर कहलाती है फ्रेंड्स। सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दरों के अवरोही क्रम को लेकर राज्यों की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में कौन सा सही है? तो ये अवरोही क्रम में पूछ रहा है आपको कौन सा सही है। तो देखिए अवरोही क्रम में साक्षरता के मैटर में सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता कहिए तो केरल है, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। अवरोही मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा, फिर कम यानी घटते हुए क्रम में। निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? गहन खेती, स्वच्छंद उद्योग, खनन एवं उत्खनन या स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि जो है वो संबंधित है। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? तो वर्षा ऋतु, तापमान तथा कृषि क्षेत्र जो है ये आपका जो है योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र का आधार है। ठीक है, ये आप माइंड में रखिएगा, वर्षा ऋतु, तापमान और कृषि क्षेत्र। महानगरीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है? तो महानगरीय क्षेत्र जो है कार्यात्मक क्षेत्र में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया है? तो देखिए नियोजन प्रदेशों में OH के स्पेट, LD स्टैम्प, RL सिंह या RP मिश्रा। तो फ्रेंड्स RP मिश्रा ने भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया? तो इसमें देखिए तृतीय जो था, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत विकास का संघटक नहीं है? तो शाश्वत विकास का संघटक कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा डी, अनइष्टतमेतर संसाधन उपयोग जो है वो नहीं है। 1600 मीटर और 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन की मुख्य स्पेसीज क्या होगी? तो देखिए इसका जो मुख्य स्पेसीज होगा ये सीडार, पाइन, शाइन, सिल्वर, फर और स्प्रू हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा सीडार, पाइन, शाइन, सिल्वर, फर और स्प्रू। नेक्स्ट है बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट है? तो इसमें हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जो है बुंदेलखंड पठार के मध्य दो राज्यों में समाविष्ट है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासित स्थानों में द्वितीय श्रेणी में पड़ता है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, द्रास जो है वो आपको ठंडे, द्रास स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासीय स्थानों में द्वितीय श्रेणी में पड़ता है द्रास। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियां पृथक करती है? तो पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, बृहत हिमालय श्रेणी या शिवालिक श्रेणी। तो ये है बृहत हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोग के अनुपातों को निरूपित करने के उपयुक्त हैं? तो इसका हो जाएगा पाई आरेख। क्या होगा? पाई आरेख। वितरण की बिंदु पद्धति किसका संकेत करती है? तो वितरण की जो बिंदु पद्धति है वो सादृश्य मॉडल बिंदु
वितरण की बिंदु पद्धति सादृश्य मॉडल को संकेत करती है। विचरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से क्या है? तो विचरण का जो तुलनात्मक माप हो जाएगा वो विचलन गुणांक होगा। यदि मानचित्र को RF 1/55,000 पर बनाया जाता है और यदि मानचित्र को छोटा करके आधा किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन से प्रतिनिधित्व अंश सही होंगे? तो इसका देखिए जो होगा वो बी हो जाएगा, 1/11,000। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों के सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि देखिए सही कौन सा है। पहला है कि नासा भारत में समस्त सैटेलाइट डेटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति एवं वितरण की एजेंसी है। दूसरा, नासा डी कोडेड डेटा AN और RMS और भेजती है, जिसकी गतिविधि विभिन्न स्थायी समितियों द्वारा मार्गदर्शित होती है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसका देखिए ना तो एक सही है और ना तो दो सही है, तो डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर फुल वीडियो।